सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के पार्ट 2 के रिगार्डिंग, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि पूंजी ढांचा क्या होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं और जिस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बनता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के ऊपर, उस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इससे प्रीवियस अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आज का मुद्दा आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले कि भाई पूंजी ढांचा जो है ये क्या होता है, पूंजी ढांचे को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या मतलब होता है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें आजकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, जो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट 1 में फॉर्मेट बताया था, बिल्कुल उसी का यूज़ करके ही होने वाला है सारा का सारा मुद्दा। इससे प्रीवियस सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताए थे कि वित्त के जो स्रोत होते हैं ना, वो कितने होते हैं। वित्त के जो स्रोत होते हैं उसको हम दो जगह क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं अल्पकालीन स्रोत, और दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं दीर्घकालीन स्रोत, ठीक है। अल्पकालीन के अंदर मैंने आपको बताया था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ठीक है, एंड डिमांड डिपॉजिट्स, कई सारे होते हैं, जिसको हम अभी पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। और दीर्घकालीन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि भाई इसके अंदर होते हैं लाइक इक्विटी शेयर्स कह सकते हो, समता अंश जिसको कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर कह सकते हो, पूर्वाधिकार अंश जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है बोरोड कैपिटल कह सकते हो, ऋण पूंजी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिटेन अर्निंग कह सकते हो, संचित लाभ जिसको कहते हैं। तो ये कई सारे दीर्घकालीन वित्त के स्रोत हैं, ये सारे अल्पकालीन के हैं और ये सारे दीर्घकालीन के हैं। तो पूंजी ढांचा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बेटा ध्यान से आप समझेंगे कि पूंजी ढांचा जो है ये क्या दिक्कत क्या परेशानी है। मैं एक टेबल से आपको समझाऊंगा जिससे आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैपिटल स्ट्रक्चर किस चीज़ को कहते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उस कंपनी को जो है 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। एक कंपनी है, उसको जो है 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, और वो 10 लाख रुपए का जुगाड़ शॉर्ट टर्म सोर्सेज से भी कर सकती है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से भी कर सकती है। तो मान लीजिए उसने ये जो 10 लाख रुपए का जुगाड़ है ये बेटा कैसे कैसे कराए। मान लीजिए उसने कुछ पैसा जो है इक्विटी शेयर से ले लिया है, उसने कुछ पैसा जो है प्रेफरेंस शेयर से ले लिया है, उसने कुछ पैसा जो है डेप्ट कैपिटल से ले लिया है, उसने कुछ पैसा रिटेन अर्निंग से ले लिया है, और कुछ पैसा उसने जो है शॉर्ट टर्म बोरिंग से ले लिया, करंट लायबिलिटी से। कितना कितना ले लिया है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। मान लीजिए इक्विटी वाले से टोटल उसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तो 4,50,000 इसने इससे ले लिया। प्रेफरेंस से बेटा इसने 2,25,000 ले लिया। इससे मान लीजिए इसने 1,12,500 ले लिया, इससे भी इसने 1,12,500 ले लिया, और करंट लायबिलिटी से जो है इससे 1 लाख रुपए ले लिया और अपने 10 लाख रुपए की ज़रूरत को पूरा कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि ये जो सारे के सारे हैं ये लॉन्ग टर्म के हैं, और ये जो अकेला है ये शॉर्ट टर्म का है। ये दीर्घकालीन वित्त के स्रोत हैं, ये अल्पकालीन वित्त के स्रोत हैं। तो उसने इस तरीके से अपने 10 लाख रुपए की आवश्यकता को पूरा कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर बेटा मैं इसका परसेंट निकालूँ तो हम यहाँ एक कॉलम बनाते हैं, कुल पूंजी का प्रतिशत। अगर मैं यहाँ पे बेटा परसेंटेज निकालूँ कि भाई टोटल उसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तो इक्विटी से उसने जितना भी पैसा राइज किया उसकी परसेंटेज क्या आएगी, 10 लाख में से 4,50,000 हमने इक्विटी से लिया है, तो इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा। इसका परसेंटेज अगर मुझे निकालना हो तो भाई 4,50,000 रुपये हमने लिए हैं, कितने में से 10 लाख रुपए में से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा
तो ये 45% आ जाएगा आपका इसका परसेंट। ठीक है, चाहो तो देख लीजिए, 4 0 से 4 0 एंड 2 0 से 2 0, तो 45 आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे इसका निकालना हो तो भाई ये जो है 22.5% आ जाएगा। इसी तरीके से इसका निकालना हो तो ये भाई 11.25 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका निकालना हो ये भी 11.25 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका निकालना हो तो ये 10% आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जो निकाला है वो निकाला है कुल पूंजी का प्रतिशत, जिसमें बेटा दीर्घकालीन सोर्स भी हैं और अल्पकालीन भी हैं। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। अगर बेटा मैं केवल परसेंट निकालना चाहूँ केवल दीर्घकालीन स्रोतों का, अगर मैं केवल दीर्घकालीन स्रोतों का अगर मैं प्रतिशत निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा? तो बेटा टोटल मुझे 10 लाख की ज़रूरत थी, जिसमें से शॉर्ट टर्म से मैंने कितना फंड राइज़ किया है? शॉर्ट टर्म से मैंने जो है केवल 1 लाख रुपए राइज़ किए हैं। 9 के 9 लाख रुपए ये चारों बेटा लॉन्ग टर्म के हैं, दीर्घकाल के हैं। तो ये सारे के सारे मेरे दीर्घकाल के सोर्सेज हैं। 9 लाख रुपए मैंने दीर्घकाल से ही राइज़ करे हैं। तो अगर बेटा मुझे परसेंट निकालना हो तो अब परसेंट कैसे निकलेगा, ज़रा ध्यान से समझिए। 4.5 लाख अपॉन में 9 लाख, 4.5 लाख अपॉन में 9 लाख इंटू में 100, इसको अभी हटा दीजिए 1 लाख क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का है। तो 4.5 लाख अपॉन में 9 लाख कहाँ से आए बेटा? 10 में से मैंने ये करंट वाला हटा दिया है। ठीक है, तो अब जब आप इसको करोगे तो ये बेटा 50% आ जाएगा। इसको जब आप करोगे ये 25% आ जाएगा। इसको जब आप करोगे ये 12.5 आ जाएगा। और इसको जब आप करोगे तो ये 12.5 आ जाएगा। और इसका हमें कुछ नहीं करना, इसको यहाँ डैश लिख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है बेटा? दीर्घकालीन स्रोतों का प्रतिशत के जो आपको जो 9 लाख रुपए की ज़रूरत थी, ठीक है, केवल लॉन्ग टर्म, ये जो 9 लाख रुपए बेटा ये केवल लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें से 1 लाख हटा दिए। तो मैंने जो 9 लाख रुपए दीर्घकालीन स्रोतों से इकट्ठे किए थे, उस 9 लाख में से बेटा मैंने इक्विटी शेयर से कितना परसेंट फंड अराइज़ किया है, प्रेफरेंस से कितना करा है, ऋण पूंजी से कितना किया है और संचित लाभ से कितना कितना किया है, उसका प्रतिशत जो है ये यहाँ पे शो कर रहा है। इसी प्रतिशत को बेटा क्या कहते हैं? इसी प्रतिशत को हम जो है पूंजी ढांचे के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसी प्रतिशत को हम जो है पूंजी ढांचे के नाम से जानते हैं। पूंजी ढांचे का मतलब क्या होता है? अगर बेटा मैं इसके अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होता है दीर्घकालीन पूंजी के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है। ये जो है इसका मतलब होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? केवल पूंजी ढांचे का जो बेटा लिंक है वो केवल लॉन्ग टर्म सोर्सेज से है बेटा, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से नहीं है, सबसे पहली बात तो। ठीक है, तभी मैंने यहाँ से शॉर्ट टर्म सोर्सेज से हटाया। दीर्घकालीन पूंजी के विभिन्न स्रोत जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, रिटेन अर्निंग, उसके पारस्परिक अनुपात से कि एक कंपनी को जितने भी पैसों की ज़रूरत है वो पैसे उसने कितना परसेंट पैसा इक्विटी से राइज़ किया है, कितना परसेंट पैसा प्रेफरेंस से राइज़ किया है, कितना परसेंट पैसा डिबेंचर से और कितना परसेंट पैसा रिटेन अर्निंग से राइज़ किया है। इसी चीज़ को हम बेटा क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम जो है पूंजी ढांचा कहते हैं। ठीक है, और इसको अगर इस 9 लाख रुपए को क्या बोलेंगे बेटा? ये जो 9 लाख रुपए, इसको हम क्या बोलेंगे? इस 9 लाख रुपए को बोलते हैं पूंजीकरण। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन। और ये जो पूरा ये जो चिट्ठा ये जो मैंने यहाँ बना दिया है पूरा ओवरऑल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये पूरा अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं वित्तीय ढांचा। क्या कहते हैं इसको? वित्तीय ढांचा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के नाम से इसको जो है हम जानते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है बेटा ये पूरा, इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सब कुछ आ रहा है, सब कुछ बता रहा है। जबकि
कैपिटल स्ट्रक्चर आपको जो है बेटा ये बताता है कि जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं केवल उसके परसेंट कितना रेशो आप पैसा आपने इक्विटी से, कितना पैसा डिवेंचर से, कितना पैसा प्रेफरेंस से राइज किया है, वो केवल ये बताता है। तो ये बेटा आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सबसे पहली बात तो आपको समझना था, ठीक है। तो पूंजी ढांचा क्या होता है, पूंजी ढांचा क्या होता है ये मैंने आपको जो है सबसे पहली बात तो समझाया, ठीक है। अब हमें इसके अंदर जो टॉपिक को पढ़ना है, हमें इसके अंदर जो टॉपिक को पढ़ना है ये हमें पढ़ना है प्रभावित करने वाले घटक। ये हमें पढ़ना है बेटा टॉपिक कि जब मैं ये डिसीज़न ले रहा हूँ कि कितना परसेंट पैसा इक्विटी से लेना है, कितना प्रेफरेंस से लेना है, कितना डिबेंचर से लेना है, कितना रिटेन अर्निंग से लेना है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस डिसीज़न को अफेक्ट करेंगी। बेटा आपको ध्यान रखना है, पीछे भी मैं आपको 3 तरीके के डिसीज़न बता चुका हूँ, ठीक है। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, 3 डिसीज़न वहाँ पे बता चुका हूँ और एक ये है। बेटा इन 4 में से एक गारंटीड है एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, तो इसको प्लीज़ आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रोकड़ प्रवाह की स्थिति। मतलब कि आपको अपनी जो है कैश फ्लो की पोजीशन को देखना पड़ेगा जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर का चयन कर रहे हैं। मतलब कि अगर बेटा आपकी कैश फ्लो की जो पोजीशन है अगर वो अच्छी है तो ही आप जो है ऋण पूंजी, डेप्ट कैपिटल को आप प्रेफर कीजिए। अगर बेटा आपकी जो है बेकार है, अगर आपकी पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं है तो आप जो है इक्विटी को ही ज़्यादा प्रेफर कीजिए। प्रेफरेंस भी मैं कम ही बोलूँगा, इक्विटी को जो है आप ज़्यादा प्रेफर कीजिए, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर बेसिकली जब आपकी कैश फ्लो की पोजीशन अच्छी होती है तो ही लेने चाहिए, क्योंकि बेटा मैं आपको प्रीवियस इसमें बता चुका हूँ कि भाई इसमें जो है फ़िक्स रेट ऑफ रिटर्न आपको देना पड़ता है, फ़िक्स ब्याज जाता है, फ़िक्स डिविडेंड जाता है, तो सोच समझकर इनसे पैसा अराइज करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट होता है आप कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी से लेना चाहिए पैसा, प्रेफरेंस से लेना चाहिए नहीं चाहिए लेना चाहिए, इसको हम कहते हैं, इसको बेटा हम कहते हैं ब्याज आवरण अनुपात। ब्याज आवरण अनुपात, ब्याज आवरण अनुपात का क्या मतलब होता है, इसको कहते हैं बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ICR। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है EBIT अपॉन में इंटरेस्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, ये आपको ये बताता है जैसे कि मान लीजिए मेरे पास EBIT जो है वो 2 लाख है, ठीक है, और इंटरेस्ट मान लो मुझे डिबेंचर पे देना है 50,000 रुपये का, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो बेटा क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका ये मतलब है, ये आपको EBIT का मतलब क्या होता है बेटा, EBIT का मतलब है आपका लाभ। तो ये आपको ये बता रहा है कि आपका जो लाभ है ना वो किसके बराबर है, जितना आपको ब्याज का भुगतान करना है उससे 4 गुना ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट है। जितना आपको इंटरेस्ट पे करना है उससे 4 गुना ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, जो कि बहुत ही अच्छी सिचुएशन है बेटा। अगर ICR ज़्यादा है, अगर ICR ज़्यादा है तो मतलब आपके पास क्या होगा बेटा, आपके पास ब्याज भुगतान करने के लिए पैसे हैं, ठीक है। और अगर ICR कम है, ठीक है, तो मतलब आपके पास ब्याज का भुगतान करने का पैसा नहीं है, तो भैया ऋण पूंजी से बचिए। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना आप जो है ऋण पूंजी को क्या कर सकते हो, जितना ज़्यादा होगा ये उतना ऋण पूंजी से आप ले सकते हो, और जितना कम होगा उतना ही ऋण पूंजी से आप पैसे प्रेफर कीजिए। तो दूसरा जो फैक्टर है जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है कि भाई पैसा लेना चाहिए इनसे या नहीं लेना चाहिए डेप्ट कैपिटल से, ऋण पूंजी से, वो है बेटा आपका ICR जो कि अफेक्ट कर रहा है। अब आती है बात बेटा इसके तीसरे पॉइंट के रिगार्डिंग। बेटा ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो ज़रा ध्यान से इसको समझिएगा। अभी आगे जब हम जो तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं उस पर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट है इसको कहते हैं, मैं आसान आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत ईजिली हो जाए,
इसको कहते हैं विनियोग पर आय। विनियोग पर आय का क्या मतलब होता है, इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे वो ऊपर वाला था ऐसे ही सिमिलर ही है ये, लेकिन ये क्या है, इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में इन्वेस्टमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है, EBIT अपॉन में इन्वेस्टमेंट। EBIT अपॉन में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि कितना पैसा लगा के आपने कितना रिटर्न कमाया। भाई मान लीजिए आपने जो है मान लो 1 लाख रुपए लगा के, ठीक है, 5 लाख रुपए की अर्निंग करी है आपने, ठीक है, 1 लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए की अर्निंग करी है, तो आपका कितना आएगा ROI, 5 टाइम्स आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है बेटा, मतलब आपने जहाँ से भी फंड राइज़ किया, मान लो 1 लाख रुपए मैंने जिससे भी लिए थे, मैंने उस पैसे का यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छे से किया है। तो ROI जितना ज़्यादा होती है बेटा, ROI जितना ज़्यादा होती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है ऋण पूंजी को उतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। ROI जितना कम होती है, आपका ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है, अगर किसी भी कंपनी की ROI कम है तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप जो अगर ऋण पूंजी से पैसा अगर राइज कर लेते हैं तो आप उसका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये तीसरा फैक्टर है जो कि आपको बताता है कि भैया इससे पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डेप्ट कैपिटल से बेसिकली। अगला जो पॉइंट है ये है बेटा ऋण की लागत। ऋण की लागत का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ऋण की लागत का सिंपल सा ये मतलब है, देखिए अगर बेटा क्या कहते हैं, हमें ये पता है कि भाई अगर हम ऋण पूंजी से फंड राइज कर लेते हैं तो भाई हमें जो है फ़िक्स रेट से क्या देना पड़ेगा, फ़िक्स रेट से हमको जो है बेटा ब्याज देना पड़ेगा। आंधी आ जाए या तूफ़ान आ जाए हमको देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, ब्याज की दर कम से कम ही होनी चाहिए, तभी तो आपके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा ना। अगर बेटा ब्याज की जो दर है अगर वो कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऋण पूंजी से पैसा राइज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट जो है वो कम देना पड़ेगा। लेकिन बेटा अगर आपको ब्याज की बहुत ही ज़्यादा है, आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो आपको ऋण पूंजी से कम पैसा जो है वो अराइज करना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, और कौन सा फैक्टर है, और जो फैक्टर है बेटा जो अफेक्ट करता है ये है आपका निर्गमन लागत। निर्गमन लागत का मतलब क्या होता है, निर्गमन लागत का मतलब ये होता है बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई चाहे इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे बेटा डिवेंचर हो या कुछ भी हो, जब कंपनी इसको इशू करती है तो कई तरीके के खर्चे होते हैं, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कराना, कमीशंस पे करना, ब्रोकरेज पे करना, स्टेशनरी एक्सपेंस, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं और तीनों पे आती हैं। तो आपको ये देखना, और मैंने बोला किस पे नहीं आती बेटा, कौन सा ऐसा सोर्स है जिस पे फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती है, रिटेन अर्निंग, संचित लाभ, क्योंकि वो अपना ही पैसा होता है जो हमने एज अ रिज़र्व रख रखा है। संचित लाभ पे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, सबकी फ्लोटेशन कॉस्ट को एनालाइज कीजिए, जिससे कम से कम आ रही है उससे पैसा आपको अराइज करना चाहिए, और हो सके तो अगर आपके पास रिटेन अर्निंग है तो उसी का आपको क्या करना चाहिए, उसी का आपको जो है यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ज़रा, ये 5 पॉइंट आप इसमें लर्न कर सकते हो, इतना ज़्यादा तो आना ही नहीं है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक अर्थ और 5 फैक्टर, इतने ज़्यादा आपको लर्न नहीं करने हैं। बुक में तो 8 10 दे रखे हैं, इतने लर्न नहीं करने हैं आपको, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 5 आप लिख सकते हो सके तो एक और कर लेना, 6 फैक्टर लिख देना। तो ये हो गया बेटा आपका कि पूंजी ढांचा क्या होता है और उसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक तो ये पढ़ना था बेटा, अब इनमें से एक ही आएगा बेटा, या तो इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग या डिविडेंड
इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड या कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा। सारे के सारे जो हैं वो नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अगर इसमें आप और भी लिखना चाहते हो तो और भी जो है लिख सकते हो, जैसे कि लाइक मैं एक आसान सा लिख देता हूँ, ठीक है। आसान सा लिख देता हूँ कि भाई लाइक यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टॉक बाज़ार की स्थिति, ठीक है। स्टॉक बाज़ार की स्थिति ये वाला लिख देते हैं। स्टॉक बाज़ार की स्थिति का मतलब ये होता है कि बेटा स्टॉक बाज़ार के अंदर मंदी काल चल रहा है या तेज़ी काल चल रहा है, ठीक है। आपको पैसा किससे अराइज़ करना है, किस सोर्स से अराइज़ करना है, ये स्टॉक मार्केट की सिचुएशन को भी देखना आपको पड़ेगा। अगर बेटा मंदी काल चल रहा है तो बंदे जो हैं इक्विटी शेयर्स वगैरह में पैसा नहीं लगाते हैं, ठीक है, डर रहता है उनको क्योंकि मंदी का टाइम चल रहा है। और तेज़ी काल के अंदर जब तेज़ी काल चल रहा होता है तो लोग इक्विटी शेयर में पैसा लगाना अच्छा समझते हैं। तो आपको किस सोर्स से पैसा लेना चाहिए स्टॉक मार्केट की सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मंदी काल से लेना चाहिए। मंदी काल चल रही है तो इक्विटी से नहीं आएगा, तब आपको ऋण पूंजी को ही प्रेफर करना पड़ेगा क्योंकि तब लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं क्योंकि फ़िक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। तेज़ी काल अगर चल रहा है तो आप इक्विटी से पैसा अराइज़ कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। लोचशीलता लिखना चाहते हो तो लोचशीलता लिख सकते हो कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अगर फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हो तो आपको ऐसा सोर्स लेना पड़ेगा जिसको आप आसानी से कम ज़्यादा जो है कर सकते हो। तो 6 से 7 पॉइंट आप लर्न कर सकते हो, इतना इसके अंदर काफ़ी है। अब बेटा जो इसके अंदर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसके अंदर पढ़नी है वो है बेटा इसके अंदर न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल क्या है, इस टॉपिक का नाम है बेटा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या नाम है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार इसको जो है कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर समता पर व्यापार क्या होता है ये आपको समझना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर दे रखा होगा और वो आपको बोलेगा कि ईपीएस निकाल के दिखाइए कि इसका जो ईपीएस है वो कितना है और क्या कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा उठा रही है या नहीं उठा रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आपसे जो है वो एग्ज़ाम में पूछेगा। जैसे कि आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होती क्या है, पहले मैं आपको जो है ये समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपको लायबिलिटीज़ साइड पे लायबिलिटीज़ है और दो कंपनियाँ हैं, मान लो एक एक्स है और एक वाई है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों को जो है बेटा 10-10 लाख रुपए की ज़रूरत थी, ठीक है। तो एक्स ने तो क्या करा, एक्स ने तो सारा का सारा पैसा जो है वो बेटा इक्विटी से अराइज़ कर दिया, ठीक है। लेकिन जो वाई थी उसने क्या करा बेटा, उनने 4 लाख रुपए तो इक्विटी से ले लिए और 6 लाख रुपए जो है वो डिबेंचर से ले लिए, जिस पे इसको 10% का जो है 10% का इंटरेस्ट देना है। डिबेंचर के आगे जो परसेंटेज लिखी रहती है उसका मतलब बेटा वो इंटरेस्ट है। तो दोनों कंपनियों को 10 लाख की ज़रूरत थी। एक्स ने सारा का सारा बेटा इक्विटी से ले लिया और वाई ने सारा का सारा जो है इक्विटी से ना लेके 4 लाख इक्विटी से 6 लाख डिबेंचर से ले लिया। अच्छा जी, ठीक है। दोनों को बेटा सेम 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी, ठीक है। और अब क्या हुआ, मान लीजिए दोनों ही कंपनी का, एक्स का भी और बेटा वाई का भी, दोनों कंपनी का जो EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो कितना है बेटा, वो 2 लाख रुपए है। मतलब कि जो लाभ है वो कितना है, वो बेटा 2 लाख रुपए है, ठीक है। तो 2 लाख रुपए का है और हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि जो इक्विटी शेयर है बेटा, इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये की है, ठीक है। एक शेयर 10 रुपये का है। तो इक्विटी EBIT जो है वो 2 लाख की है और जो टैक्स की जो रेट है वो क्या है, वो जो है बेटा 30% है, ठीक है। टैक्स की जो रेट है वो कितनी है, 30% है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर बेटा गिवन होगी और वो बोलेगा EPS निकालो, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है और ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है ये क्या होता है, देखिए बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं पहले आपको जो है
हम यहाँ पे पहले EPS निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा सबसे पहले पर्टिकुलर, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y, ये दो लिख लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो फॉर्मेट आपको लर्न कराया था वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बेटा आता है EBIT, दोनों कंपनियों का कितना है, दोनों कंपनियों का बेटा 2 लाख है, ठीक है। उसमें से फिर मैंने आपको बोला सबसे पहले माइनस होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है बेटा अगर कंपनी ने डिबेंचर से पैसे अराइज़ किए हैं तो बेटा उस पर इंटरेस्ट जाएगा। तो एक्स ने तो करे ही नहीं, इसने करे थे 6 लाख रुपए, तो 10% का ब्याज देना है, तो इसने तो करे ही नहीं बेटा। उसने करे थे तो बेटा उसको 60,000 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसका तो बेटा 2 लाख ही रह जाएगा, इसका जो है 1,40,000 आ जाएगा। तो EBIT में से जब इंटरेस्ट माइनस होता है तो हमारे पास बचता है बेटा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब दोनों कंपनियों को टैक्स पे करना है, क्योंकि दोनों को प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स पे करना है, तो दोनों को बेटा सेम 30% का टैक्स देना है। तो बेटा 2 लाख का जब 30% आप निकालोगे तो इसका 60,000 रुपये बनेगा, इसका भी निकाल लेते हैं तो इसका 42,000 बनेगा। तो जब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये जो है बेटा आपका 1,40,000 आ जाएगा और ये जो है आपका 98,000 आ जाएगा इसका। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर मैंने आपको बताया था बेटा इसमें से माइनस होता है प्रेफरेंस से डिविडेंड। तो बेटा दोनों ही कंपनी में से किसी ने भी प्रेफरेंस से पैसे नहीं लिए थे, तो प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है कुछ भी, तो इसको डैश लिख दीजिए, 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया बेटा 1,40,000 और 1,40,000, ठीक है। अब ये जो पैसा होता है इसको EAE कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था। तो x का जो EAE है वो बेटा 1,40,000 आ गया और y का जो है वो 1 लाख, दोनों का जो है इसका जो है बेटा मैंने 1,40,000 लिख दिया, इसका जो EAE है ये बेटा आपका आ गया 98,000, इसका जो है ये आ गया 98,000, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, मुझे बेटा उसने बोला EPS निकाल, अर्निंग पर शेयर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है EAE अपॉन में नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर। तो अगर बेटा मैं x का निकालता हूँ तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कितने हैं बेटा, तो नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, इसने देखो जब हम ऊपर आएंगे 10 के 10 लाख रुपए इक्विटी से राइज़ कर लिए, 10 रुपये का एक है बेटा। तो नंबर ऑफ़ शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 10 लाख को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 लाख आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर। 10 लाख रुपए राइज़ करें और फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो 1 लाख आ जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1.4 आ जाएगा। y का भी निकाल लेते हैं, y का जब हम निकालेंगे बेटा 98,000 इसका EBIT आ रहा है, लेकिन इसके शेयर कितने हैं बेटा, इसने तो बेटा केवल 4 लाख राइज़ किए हैं, तो 4 लाख अपॉन में 10 कर देंगे तो 40,000 इसका आ जाएगा, ठीक है। इसके पास 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 40,000 रुपये आ रहा है, इसको भी सॉल्व कर देंगे बेटा तो ये आ रहा है 2.45, ठीक है। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं बेटा कि ये जो EPS जो है x की वो बेटा कम आ रही है एज़ कंपैरिजन टू EPS जो है y की। मतलब कि y कंपनी का अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की जो अर्निंग है वो ज़्यादा आ रही है किससे, x लिमिटेड से, ठीक है। x लिमिटेड से ज़्यादा आ रही है, जबकि x लिमिटेड ने जो है सारा का सारा पैसा बेटा किससे राइज़ किया है, इक्विटी से, और y लिमिटेड ने सारा का सारा पैसा इक्विटी से ना राइज़ करके क्या करा, 4 लाख इक्विटी से और 6 लाख डिबेंचर से राइज़ किया है। तो इससे बेटा y लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है एज़ कंपैरिजन टू x, क्योंकि y लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है x के कंपैरिजन में। बट ये चीज़ बेटा तभी पॉसिबल होती है अगर एक शर्त पूरी हो रही हो, तभी। यहाँ पे वो शर्त पूरी हो रही है, इसलिए बेटा यहाँ पे ऐसा हो रहा है। कौन सी वो शर्त है, इसको ज़रा देखेंगे बेटा। अगर बेटा आपकी
यहाँ पे हम लिखेंगे विनियोग पर आय। अगर बेटा ये आपकी ग्रेटर देन है ब्याज की दर से, तो ही बेटा ये चीज़ होगी। अगर बेटा ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो फिर पॉसिबल नहीं है। हमारी सिचुएशन में ब्याज की दर कितनी थी बेटा? 10%। कितना देना था ब्याज? 10%। और विनियोग पर आय का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैसे निकलता है बेटा ये? अभी मैंने ऊपर आपको समझाया है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकलता है आपका EBIT अपॉन में इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया था। तो EBIT बेटा 2 लाख रुपए है दोनों ही कंपनियों का, और दोनों ने 10 लाख रुपए लगाए थे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 5 0 से 5 0, 1 0 से 1 0, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है बेटा आपका 20%। तो ये कितना आ गया? 20%। तो बेटा आपका जो विनियोग की जो आय है या विनियोग की जो दर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रेटर देन है ब्याज की दर से। इस वजह से बेटा वाई लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका EPS ज़्यादा आ रहा है एज़ कंपेरिजन टू एक्स। अगर बेटा ये कंडीशन पूरी हो रही है तो ही वाई लिमिटेड को फ़ायदा होगा। अगर ये कंडीशन बेटा पूरी नहीं होगी तो बेटा वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर को फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब यही होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब यही होता है कि कंपनी कैसे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा दिला सकती है डिबेंचर से फंड अराइज करके। इसी को ही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं कि कैसे कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा दिला सकती है डिबेंचर से पैसा राइज करके। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये वाली कंडीशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ करके कि जब बेटा विनियोग की दर इससे कम हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, तो अर्निंग पर शेयर वाई का कम आएगा और एक्स का ज़्यादा आएगा। सब कुछ क्वेश्चन सेम है बेटा, सब कुछ क्वेश्चन सेम है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अर्निंग पर शेयर जो आपको दिखाऊंगा कि एक्स की अब ज़्यादा आएगी और वाई की कम आएगी अगर कंडीशन उल्टी हो जाती है। तो देखिए, मान लीजिए बेटा EBIT अभी 2 लाख था, इसलिए 20% की रिटर्न बन रही थी। अगर बेटा EBIT 2 लाख ना होके अगर मान लीजिए 80,000 हो जाए दोनों कंपनीज़ का, अगर बेटा 80,000 हो जाता है, ठीक है, तो अब क्या होगा? सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होगा। इसने तो फंड राइज किया ही नहीं डिबेंचर से, इसने किया था तो इसको 60,000 का हर्जाना देना पड़ेगा। इसका ये बेटा 80,000 ही आ जाएगा, इसका 20,000 आ जाएगा। दोनों को बेटा टैक्स देना पड़ेगा 30% का, तो 24,000 इसका टैक्स बनेगा, ठीक है, और 6,000 इसका टैक्स बनेगा। सारी डिटेल वही है ऊपर की, बस मैंने EBIT चेंज कर दिया है। EBIT पहले 2 लाख लिया था, मैंने 80 लाख लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 56,000 रुपये इधर आ जाएगा, 14,000 रुपये इधर आ जाएगा। इसको जो है EAT कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें से प्रेफरेंस से डिविडेंड माइनस होता है, वो है नहीं, तो यही आ जाएगा बेटा आपका 56,000 रुपये और 14,000 रुपये, ये आ जाएगा EAE, ठीक है जी। अब देखिए, अब जब बेटा मैं x का निकालूंगा 56,000 रुपये डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर थे, तो बेटा ये आएगा 0.56। और जबकि मैं जब y का निकालूंगा तो अब बेटा कितना आएगा? देखिए 14,000, इसके 40,000 थे, तो ये आएगा बेटा 0.35। अब बेटा अब क्या हो रहा है? अब x की जो अर्निंग पर शेयर है वो ज़्यादा हो रही है y की अर्निंग पर शेयर से। अब x के इक्विटी शेयर होल्डर को फ़ायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है बेटा फ़ायदा? क्योंकि अब जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की जो शर्त है वो बेटा फुलफ़िल नहीं हो रही। अब जो विनियोग की जो आय है ना बेटा, वो कम हो चुकी है ब्याज की दर से। कैसे कम हो चुकी है बेटा? ब्याज की जो दर है वो हमारी 10% है, 10% का ब्याज जा रहा है। जबकि अब जो विनियोग की दर है 80,000 मैंने ले लिया EBT, 10 लाख लगा के 80,000 का रिटर्न मिल रहा है बेटा। तो 4 0 से 4 0, 2 0 से 2 0, केवल 8%। अब विनियोग की दर 8% है, ब्याज की दर 10% है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा नहीं मिल रहा। अब एक्स की अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आ रही है एज़ कंपेरिजन टू वाई।
तो बेटा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा केवल तभी मिलेगा अगर जो ऊपर वाली कंडीशन मैंने आपको बताई है, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है और कंपनी डिबेंचर से फंड अराइज कर लेती है तो ही बेटा उस कंपनी के शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा। अगर ये कंडीशन उलट हो जाती है तो बेटा कोई भी फ़ायदा जो है नहीं होने वाला है। ये बात आपको जो है बेटा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेटा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसके बेटा एग्ज़ाम में इसके महत्व और इसकी कमियां भी पूछी जाती हैं, तो वो भी आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अगर बेटा एग्ज़ाम में इसका महत्व पूछ ले, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का महत्व, के ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का महत्व का ये मतलब है कि भाई अगर कोई भी कंपनी है बेटा और उसको अच्छा खासा अधिक लाभ हो रहा है, अगर कोई भी कंपनी है उसको अच्छा खासा लाभ हो रहा है, अधिक लाभ हो रहा है, तो वो जो है बेटा क्या कर सकती है, वो जो है बेटा ऋण पूंजी से पैसा राइज करके क्या कर सकती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की आय के अंदर क्या कर सकती है, इक्विटी शेयर होल्डर की आय के अंदर इंक्रीमेंट कर सकती है। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, वाई लिमिटेड ने 10 लाख रुपए 4 लाख के इक्विटी से और 6 लाख डिबेंचर से अराइज किए और कंडीशन पूरी हो रही थी, जिसकी वजह से वाई के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, एक्स को नहीं हो रहा। तो ये इसका महत्व है बेटा कि डिबेंचर से पैसा राइज करके किस तरीके से आप इसको फ़ायदा दे सकते हो। लेकिन बेटा अगर हम बात करते हैं इसकी सीमाएं की, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इसकी लिमिटेशन ये है बेटा कि सबसे पहली बात तो कंपनी को जो है ना इनकम जो होनी चाहिए वो निरंतर होनी चाहिए। कंपनी को निरंतर आय जो है वो होनी चाहिए। अगर निरंतर आय नहीं हो रही, कंटिन्यू इनकम नहीं हो रही, तो बेटा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो है कि इसकी दूसरी कंडीशन जो है ये है बेटा कि सीमाएं भी इसकी कह सकते हो कि अगर कंडीशन उल्टी हो जाती है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि मान लीजिए कि डिबेंचर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना बेटा, डिबेंचर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ज़्यादा होनी चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो क्या ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है, ठीक है। और तीसरी वाली भी लिख सकते हो कि अगर ROI जो है, अगर बेटा ये कम हो जाता है ब्याज की दर से तो उल्टा ही हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। और अगर बेटा डिबेंचर से हमें पैसे अराइज करने हैं, ऋण पूंजी से अगर हमें फ़ंड अराइज करना है, तो हमको बेटा ज़मानत में कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। विदाउट गिरवी ऋण पूंजी से पैसा नहीं मिलता। तो अगर आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई फिक्स एसेट रखने के लिए है ही नहीं, तो बेटा आप कैसे इनसे फंड राइज कर लोगे, इनसे फिर फंड राइज हो ही नहीं सकता। आपको इक्विटी और प्रेफरेंस से ही पैसे जो है वो लेने पड़ जाएंगे। तो ये बेटा इसका महत्व और इसकी सीमाएं हैं। आई होप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। बेटा इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्ज़ाम में इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डेटा आपको सारा गिवन होगा, आपको बस फॉर्मेट लर्न करना है, किस तरीके से अर्निंग पर शेयर निकाली जाती है, क्या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की कंडीशन होती है। अगर कंडीशन फुलफ़िल होगी तो ही उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आता है जिसने डिबेंचर से पैसे अराइज़ करें, और उसका कमाएगा जिसने डिबेंचर से पैसे अराइज़ नहीं करे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।